हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन 30 रहने वाले हैं। बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट JRF PGT GIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन है, सदरलैंड ने श्वेतवसन अपराधी बनाने की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी माना। तीव्र महत्वाकांक्षा को, अच्छे व्यापार की मांग को, विभिन्न संपर्क को, बदला लेने की भावना को। सदरलैंड ने श्वेतवसन अपराधी बनाने की या बनने की प्रक्रिया के लिए इनमें से किसे उत्तरदायी माना है। यहाँ पर सही क्या होगा? बताइए, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा बताइए? तीव्र महत्वाकांक्षा, अच्छे व्यापार की मांग, विभिन्न संपर्क, बदला लेने की भावना। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा विभिन्न संपर्क को। ठीक है, विभिन्न संपर्क को। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और उन्होंने अपना ये जो अवधारणा है या इसे सिद्धांत कह लिया जाए विभिन्न संपर्क को, ये अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में दिया हुआ है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट, इस थ्योरी को सदरलैंड ने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में दिया है। ठीक है, और इन्होंने, जैसा कि लोम्ब्रोसो का कहना था ना कि अपराधी जन्मजात होता है, तो इनका क्या कहना था कि जो अपराध है वो संगति या सीख का परिणाम है। ठीक है, व्यक्ति जिस तरीके की संगति में रहता है वैसे ही बनता है, या व्यक्ति का जो कार्य है या व्यक्ति जो अच्छा या बुरा जो कुछ भी कार्य करता है, जैसा व्यवहार करता है अच्छा या बुरा, ये उसके संपर्क का परिणाम होता है, उसकी संगति का परिणाम होता है। तो इसका उनका ये कहना था कि जो अपराध है वो भी संगति और सीख का ही परिणाम है। और उनके इस कॉन्सेप्ट को, विभिन्न संपर्क को, उप संस्कृति सिद्धांत भी कहा जाता है। अपराध का उप संस्कृति सिद्धांत भी कहा जाता है, या फिर संस्कृति संचरण सिद्धांत भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, संस्कृति संचरण सिद्धांत ऐसे करके पूछा जा सकता है। संस्कृति संचरण हो सकता है वहां पर ऑप्शंस में ये ना दे विभिन्न संपर्क को, है ना, तो क्या कहा जाता है? संस्कृति संचरण सिद्धांत, या इसे उप संस्कृति सिद्धांत भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। और ये अमेरिकन समाजशास्त्री हैं। ठीक है, सदरलैंड। और इनका आपको पता ही है इनके जो क्या कहते हैं, अपराधियों का जो वर्गीकरण दिया था, निम्न वर्गीय अपराधी और श्वेतवसन अपराधी में किया था, आपको बताया गया है। क्राइम यानी कि अपराध, इस कॉन्सेप्ट को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में इसका भी आपको फोल्डर मिल जाएगा। तो जिसने भी क्लासेस नहीं देखी हैं, अभी जल्द ही जुड़े हैं चैनल से, तो वे सभी क्या करें, प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट कराए गए हैं उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसका कहना है कि संरचना ही क्रिया को निर्धारित करती है? एंथोनी गिडेंस, F जेमसन, फ्रेजर, GH मीड। इनमें से किसका कहना है कि संरचना ही क्रिया को निर्धारित करती है? एंथोनी गिडेंस, F जेमसन, फ्रेजर, GH मीड ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर बताइए? राइट आंसर क्या होगा? एंथोनी गिडेंस होगा। एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंथोनी गिडेंस ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं, और इनका एक कॉन्सेप्ट, इनकी एक थियोरी एग्जाम में पूछी जाती है, संरचनाकरण की अवधारणा। संरचनाकरण की अवधारणा है, संरचनाकरण का सिद्धांत एंथोनी गिडेंस ने दिया है, ये याद रखिएगा। इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं, जैसे कि कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी, एक बुक का नाम क्या है? कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी। फिर दूसरी बुक है द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एडवांस सोसाइटीज़, द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एडवांस सोसाइटीज़, ये बुक है। फिर एक बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, ये भी एक इनकी बुक है, तो इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
प्रश्न है किसके विचारानुसार समूह आकार, एकरूपता और भौतिक पृथक्करण समूह व्यवहार को प्रभावित करते हैं? पीटर एम्ब्लाउ, किंग्सले डेविस, मर्टन, समनर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किंग्सले डेविस की बुक का नाम क्या है? ह्यूमन सोसाइटी है। और इन्होंने जितने भी अपने अध्ययन किए उन सभी अध्ययनों में फंक्शनल अप्रोच को, यानी कि प्रकार्यात्मक उपागम या प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है भारतवर्ष में सर्वप्रथम किसने भारतीय जनसंख्या में पाए जाने वाले प्रजातीय तत्वों के विषय में वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों का संकलन किया है? भारतवर्ष में सबसे पहले किसने भारतीय जनसंख्या में पाए जाने वाले प्रजातीय तत्वों के विषय में वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों का संकलन किया? ऑप्शंस दिए गए हैं। AC हटन, BC गुहा, DN मजूमदार, सर हर्बर्ट रिजले। बताइए राइट क्या होगा यहाँ पर, ये बताइए। राइट क्या होगा यहाँ पर? रिजले होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रिजले हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। और इनकी बुक का नाम क्या है? पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि आती है 1915 में। 1915 में बुक आती है पीपल ऑफ इंडिया। इस बुक में इन्होंने जो भारतीय प्रजाति हैं उनका क्लासिफिकेशन दिया है, या भारत में प्रजातियों को 7 भागों में इन्होंने विभाजित किया, जिसमें से वो 2 तरीके से करते हैं। मूल प्रजाति को अलग रखते हैं और मिश्रित प्रजाति की बात अलग करते हैं। और जो मूल प्रजाति की बात करते हैं उसमें 3 प्रजाति बताते हैं, यानी कि 3 मूल प्रजातियों की बात करते हैं। वो कौन कौन सी हैं? द्रविड़, ठीक है, द्रविड़, दूसरी मंगोल और तीसरी इंडो आयरन। ठीक है, याद रखिएगा, द्रविड़, दूसरी मंगोल, तीसरी इंडो आयरन हो जाएगी। ये 3 मूल प्रजातियां हैं। 4 जो मिश्रित प्रजाति हैं उसमें आ जाएगा मंगोल द्रविड़। ठीक है, पहला क्या बताया? मंगोल द्रविड़। दूसरा सीथो द्रविड़। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? सीथो द्रविड़ हो जाएगा। तीसरा आर्य द्रविड़। ठीक है, तीसरा क्या होगा? आर्य द्रविड़ होगा। और चौथे नंबर पर तुर्की ईरानी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भारत में प्रजातियों को 7 भागों में विभाजित किया है हर्बर्ट रिजले ने। और सबसे पहले इन्होंने भारतीय जनसंख्या में प्रजातीय तत्वों के विषय में वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों का संकलन किया था। ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है किस समाज वैज्ञानिक ने समाजशास्त्र के स्थान पर नीतिशास्त्र शब्द को प्रयुक्त करने का सुझाव दिया? हर्बर्ट स्पेंसर, गिडेंस, जॉन स्टुअर्ट मिल या फिर जिन्सबर्ग? बताइए इनमें से किस समाज वैज्ञानिक ने समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी की जगह पर नीतिशास्त्र शब्द के प्रयोग करने का सुझाव दिया था? ये यूपी पीजीटी के एग्जाम्स में इस तरीके का प्रश्न कई बार पूछा गया है। यहाँ पर सही क्या होगा बताइए? राइट आंसर क्या होगा? जॉन स्टुअर्ट मिल होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप सभी जानते हैं अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक थे। और इन्होंने अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र शब्द दिया था 1838 में दिया था, याद आया। और समाजशास्त्र से पहले इन्होंने सोशल फिजिक्स यानी कि सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था। फिर बाद में उन्होंने समाजशास्त्र शब्द दिया 1838 में, जिसपे कई लोगों ने आपत्ति भी बता दी थी, जैसे कि जॉन स्टुअर्ट मिल है, इन्होंने नीतिशास्त्र शब्द के प्रयोग करने का सुझाव दिया था। क्यों कहा था इन्होंने नीतिशास्त्र शब्द? इनका ये कहना था, जैसे कि आप सभी जानते हैं सोशियोलॉजी 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक है, तो एक हो जाएगा लैटिन और एक हो जाएगा यूनानी। ठीक है, ग्रीक शब्द, लैटिन और ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है सोशियोलॉजी। तो इसी वजह से जॉन स्टुअर्ट मिल का कहना था कि ये 2 भाषाओं की, ठीक है, इस पर इनको आपत्ति थी। इन्होंने आपत्ति दर्ज करते हुए ये कहा कि जो समाजशास्त्र है वो 2 भिन्न भाषाओं की अवैध संतान। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है, किसका कहना है कि समाजशास्त्र जो समाजशास्त्र है वो भिन्न भाषाओं या 2 भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। ये जॉन स्टुअर्ट मिल का ही कहना था।
और इन्होंने सोशियोलॉजी की जगह पर नीतिशास्त्र शब्द के प्रयोग करने का सुझाव दिया था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण है? गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण है। ऑप्शंस दिए गए हैं पैट्रिक गिडिक्स, किंग्सले डेविस, ग्रिफिथ टेलर, लुइस वर्थ। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखकर बताइए। ग्रिफिथ टेलर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, घेटो किसे कहते हैं? पश्चिम की यहूदी बस्तियों को, अमेरिका की इटालियन बस्तियों को, पश्चिम के नगरों को, या फिर पश्चिम के व्यापारिक क्षेत्रों को? घेटो किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पश्चिम की यहूदी बस्तियों को। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और घेटो का जो कॉन्सेप्ट है लुइस वर्थ का है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, किसने कहा है कि दीर्घ परंपरा एक शहरी घटना है तथा लघु परंपरा का दीर्घ परंपरा में परिवर्तन ही नगरीकरण है? इंपॉर्टेंट है, दीर्घ परंपरा एक शहरी घटना है तथा लघु परंपरा का दीर्घ परंपरा में परिवर्तन ही नगरीकरण है। मैकिम मेरियट, मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेडफील्ड, एस.सी. दुबे ऑप्शंस हैं। बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? मिल्टन सिंगर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने नगरों का कृषिकरण अवधारणा दी है? हॉल, किंग्सले डेविस, एफ.एच. ग्रीन, मार्क जेफरसन। नगरों का कृषिकरण की अवधारणा किसकी है? बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हॉल हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, इनका कॉन्सेप्ट है। अब प्रश्न है यहाँ पर, गांव व नगर दोनों ही समान है, इनमें से ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम। अब ये तर्क किसका है? ऑप्शंस दिए गए हैं रॉस, न्यूमेयर, मैकेवर एंड पेज, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? गांव व नगर दोनों ही समान है, इनमें से ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम। राइट आंसर हो जाएगा मैकेवर एंड पेज, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और इनकी एक बुक है सोसाइटी, जो कि एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सही बताना है कौन सा युग्म सही है। सांस्कृतिक निर्धारणवाद लेस्ली वाइट, संस्कृति के प्रकट व अप्रकट तत्व क्लुखॉन, सांस्कृतिक क्षेत्र विस्लर, सांस्कृतिक प्रतिमान हॉबेल। सही बताना है, यही ध्यान रखिएगा, प्रश्न को सही से पढ़िएगा। अक्सर यहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं सही गलत को पढ़ने में। बताइए यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट है। ठीक है, सांस्कृतिक निर्धारणवाद लेस्ली वाइट की है, संस्कृति के प्रकट व अप्रकट तत्व क्लुखॉन की है, सांस्कृतिक क्षेत्र विस्लर की है, लेकिन सांस्कृतिक प्रतिमान ये हॉबेल का नहीं है। कल्चर ऑफ पैटर्न किसका है? रूथ बेनेडिक्ट का। याद रखिएगा, कल्चर ऑफ पैटर्न किसका है? रूथ बेनेडिक्ट का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
प्रश्न है प्रकारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस रचना में मिलता है? बुक्स हैं द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, द डिवीजन ऑफ लेबर, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी, प्रिमिटिव कल्चर। बताइए, फंक्शनलिज्म की बात हो रही है। सबसे पहले किस बुक में किया गया है प्रयोग? राइट आंसर क्या होगा? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब प्रश्न है निम्न में से किसने निष्कर्ष निकाला है कि आज संरचनात्मक ढंग से परिवार केंद्रीय है और प्रकार्यात्मक ढंग से संयुक्त? ऑप्शंस दिए गए हैं मिल्टन सिंगर, आईपी देसाई, आर.डी. लेमिट, के.एम. कपाड़िया। इनमें से किसका ये कहना है कि आज संरचनात्मक ढंग से परिवार केंद्रीय है और प्रकार्यात्मक ढंग से संयुक्त? बताइए। मिल्टन सिंगर, आईपी देसाई, आर.डी. लेमिट, के.एम. कपाड़िया ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बताइए। आईपी देसाई होगा। आईपी देसाई ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। और इनकी बुक का नाम क्या है? सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ। याद आ रहा है आप लोगों को? सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ, ये इनकी बुक है। नेक्स्ट है किसने संघर्ष को समाज का महत्वपूर्ण तत्व नहीं माना? कॉन्फ्लिक्ट को सोसाइटी का महत्वपूर्ण तत्व किसने नहीं माना है? सीमेल, पार्सन्स, मैकेवर एंड पेज, दुर्खीम ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? संघर्ष को समाज का महत्वपूर्ण तत्व इनमें से किसने नहीं माना है? हो जाएगा पार्सन्स। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, पार्सन्स यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि परिवार को सर्वोत्तम रूप से एक संघर्ष के केंद्र के रूप में समझा जा सकता है? इंपॉर्टेंट है, फैमिली की यहाँ पर बात हो रही है और परिवार, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका भी प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। एंड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आप सभी जो रेगुलर क्लासेस करते हैं उनको पता है कि पीजीटी एग्ज़ाम के लिए शाम को 5 बजे क्लासेस होती हैं। तो जितने भी अभी क्लासेस इस क्लास को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा या इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए कि 5 बजे पीजीटी की क्लासेस होने लगी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न क्या है? जो परिवार है इसको सर्वोत्तम रूप से संघर्ष के केंद्र के रूप में इनमें से किसने समझा है, किसने माना है? क्लोवॉट, हॉटमैन, गोरे, कपाड़िया ऑप्शंस दिए गए हैं। एंड फैमिली इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। जितने भी टॉपिक्स इस चैनल पर कंप्लीट कराए गए हैं उन सभी का प्लेलिस्ट में फोल्डर बना दिया गया है। आप सभी किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो सोशियोलॉजी से रिलेटेड, सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए टॉपिक्स को कंप्लीट कराया गया। तो आप सभी एग्जाम्स के लिए इन क्लासेस को देख सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हॉटमैन। हॉटमैन ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटीज़। अब ये बुक किसकी है? इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटीज़, डीपी मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, योगेश अटल, टॉलकट पार्सन्स ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटीज़ किसकी हो जाएगी ये बुक? इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटीज़, बताइए। योगेश अटल की। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है डॉक्टर एस.सी. दुबे ने गांवों का वर्गीकरण किया है, निम्न में से पहचान करें। आकार, जनसंख्या और भूक्षेत्र के आधार पर, प्रजाति, तत्व और जातियों के आधार पर, भूमि के स्वामित्व के आधार पर, अधिकार और सत्ता के आधार पर। राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी होगा। ये चारों ही हो जाएंगे। और श्यामाचरण दुबे, इनका फील्ड वर्क शमीर पेट गांव पर है, ये भी याद रखिएगा। प्रभुत्व व्यक्ति की अवधारणा इन्होंने दी हुई है। ठीक है, एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है परिस्थिति और संविदा के आधार पर समाजों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? हेनरी मैन, रॉबर्ट रेडफील्ड, इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। परिस्थिति और संविदा के आधार पर समाजों का वर्गीकरण किसने किया है?
बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? हेनरी मैन, ठीक है, हेनरी मैन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के तंजावुर जिले में मार्क्स के उत्पादन पद्धति के अवधारणात्मक संदर्भ में अध्ययन इनमें से किसने किया? रामकृष्ण मुखर्जी, ए आर देसाई, कैथलीन गफ, मैक्स वेबर, ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट क्या होगा? कैथलीन गफ, कैथलीन गफ, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, किसने कहा है कि सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण की प्रक्रिया का विस्तार है? देखिए, सोशल कंट्रोल इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है, एंड सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। दोनों का ही अलग अलग आपको फोल्डर मिल जाएगा। जिसने भी क्लासेस ना देखी हो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए चैनल की, वहाँ पर आपको फोल्डर्स मिल जाएंगे। आप जब फोल्डर को ओपन करेंगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं उन सभी के वीडियोस आपको एक जगह पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा फीचर, ठीक है, फीचर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। बात करें सोशल कंट्रोल की, सामाजिक नियंत्रण की, तो सामाजिक नियंत्रण की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो अध्ययन है वो E.A. रॉस ने किया था अपनी बुक सोशल कंट्रोल में, ठीक है, सोशल कंट्रोल में। और ये बुक कब आती है? 1901 में आती है इनकी सोशल कंट्रोल बुक, जिसमें सबसे पहले ध्यान रखिएगा व्यवस्थित तरीके से अध्ययन या व्यवस्थित तरीके से वर्णन E.A. रॉस ने ही किया था। और रॉस सामाजिक नियंत्रण इस अवधारणा के जनक माने जाते हैं, ठीक है। और इन्होंने सामाजिक नियंत्रण के बारे में क्या कहा था कि सामाजिक नियंत्रण कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिनके जरिए समाज या समूह व्यक्तियों को अपने अनुरूप बनाने का प्रयास करता है, ठीक है। और समाजीकरण इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। अब यहाँ पर रीडिंग कैपिटल बुक पूछी गई है, किसकी है? रीडिंग कैपिटल कार्ल मार्क्स, वॉलस्टीन, लुइस अल्थुजर, एंथोनी गिडेंस, ऑप्शंस हैं। कार्ल मार्क्स, वॉलस्टीन, लुइस अल्थुजर, एंथोनी गिडेंस, ऑप्शंस दिए गए हैं। रीडिंग कैपिटल बुक है, किसकी हो जाएगी रीडिंग कैपिटल? राइट क्या होगा यहाँ पर? रीडिंग कैपिटल किसकी है? राइट आंसर हो जाएगा लुइस अल्थुजर। लुइस अल्थुजर को अति निर्धारणवादी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इनकी बुक हो जाएगी। और सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक्स इनको पहले ही कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। अब यहाँ पर है, समन्वित समायोजन व उच्च कोटि अधीनस्थ समायोजन की बात किसने की है? मैकेवर, ग्रीन, रॉबर्ट पार्क, गिलिन एंड गिलिन। समन्वित समायोजन व उच्च कोटि अधीनस्थ समायोजन की बात किसने की है? मैकेवर, ग्रीन, रॉबर्ट पार्क, गिलिन एंड गिलिन, ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट क्या होगा यहाँ पर? गिलिन एंड गिलिन, ठीक है, गिलिन एंड गिलिन होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर, बुक का नाम क्या है? डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर, किसकी है? प्रमिला कपूर, नीरा देसाई, डीपी मुखर्जी, योगेंद्र सिंह, ऑप्शंस हैं। प्रमिला कपूर, नीरा देसाई, डीपी मुखर्जी, योगेंद्र सिंह, ऑप्शंस दिए गए हैं। डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर किसकी हो जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा डीपी मुखर्जी, ठीक है, डीपी मुखर्जी की हो जाएगी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है? गिलिन एंड गिलिन, ऑकबर्न, समनर, किंग्सले डेविस। सभ्यता को संस्कृति का अत्यधिक जटिल और विकसित रूप किसने माना है? बताइए, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल और विकसित रूप है, यह कहना गिलिन एंड गिलिन का है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। और गिलिन एंड गिलिन की कल्चरल सोशियोलॉजी एक बुक है, ठीक है, सांस्कृतिक समाजशास्त्र गिलिन एंड गिलिन की बुक है, ये याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। प्रश्न है, मानव और संस्कृति के लेखक कौन है? एस.सी. दुबे, राधाकृष्णन, पी.वी. कार्णे, रामधारी सिंह दिनकर। बताइए, मानव और संस्कृति किसकी है बुक? मानव और संस्कृति किसकी हो जाएगी? मानव और संस्कृति ये बुक किसकी है?
राइट आंसर क्या होगा? एस सी दुबे। एस सी दुबे यानी श्यामाचरण दुबे की है बुक, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और इन्होंने बहुल्य परंपरा की अवधारणा दी हुई थी। बहुल परंपरा जिसमें कि 6 परंपराएं ये बताते हैं, इन्हें भी आइए देख लेते हैं, एग्जाम्स में पूछी जाती है। पहली शास्त्रीय परंपरा, पहली परंपरा क्या हो जाएगी? शास्त्रीय परंपरा। दूसरी हो जाएगी राष्ट्रीय परंपरा, दूसरी क्या होगी? राष्ट्रीय परंपरा। तीसरी हो जाएगी क्षेत्रीय परंपरा, तीसरी क्या होगी? क्षेत्रीय परंपरा। चौथी हो जाएगी स्थानीय परंपरा, ठीक है, चौथी क्या हो जाएगी? स्थानीय परंपरा। पांचवी हो जाएगी स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा, ठीक है, और लास्ट में पश्चिमी परंपरा। ये परंपराएं इस तरीके से दे दिया जाते हैं और पूछ लिया जाता है किसने बात इन परंपराओं की बात की, या एस सी दुबे ने किन परंपराओं की बात की है, किन परंपराओं की बात नहीं की है, उसमें से बताना होता है। या डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बहुल परंपरा की अवधारणा किसकी है, ठीक है, तो ये नाम आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से किसका कहना है कि संस्कृति सभ्यता का वाहक है? गिलेन एंड गिलेन, ग्रीन, मैकेवर, जिन्सबर्ग ऑप्शंस दिए गए हैं। संस्कृति सभ्यता का वाहक है, ये किसका कहना है? संस्कृति सभ्यता का वाहक है और संस्कृति कल्चर इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है, मैकेवर, ठीक है, मैकेवर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसका कहना है कि संस्कृति एक अनोखी घटना है? संस्कृति को अनोखी घटना किसने कहा है? टाइलर, हॉबेल, एस सी दुबे, सी सी नॉर्थ ऑप्शंस दिए गए हैं। टाइलर, हॉबेल, एस सी दुबे, सी सी नॉर्थ ऑप्शंस हैं। संस्कृति एक अनोखी घटना है, ये किसका कहना है? हॉबेल, ठीक है, हॉबेल होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक दलित जाति का व्यक्ति मांसाहारी भोजन करना छोड़ देता है और अनुष्ठानिक उपासना को अपनाता है। निम्न में से कौन सा इस व्यवहार को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है? संस्कृतिकरण, पर संस्कृति ग्रहण या फिर समाजीकरण? बताइए। एक दलित जाति का व्यक्ति मांसाहारी भोजन करना छोड़ देता है और अनुष्ठानिक उपासना को अपनाता है। निम्न में से कौन सा इस व्यवहार को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है? क्या कहलाएगा? इनमें से नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से क्या होगा? संस्कृतिकरण, पर संस्कृति ग्रहण या फिर समाजीकरण? सही क्या होगा? सही होगा संस्कृतिकरण, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। और ये संस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी है? एम एन श्रीनिवास की है। आप लोगों को कई बार बताया गया है एम एन श्रीनिवास की ये जो संस्कृतिकरण की अवधारणा, इसे कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिलेगा एम एन श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से। वहाँ पर आप जब फोल्डर ओपन करेंगे तो 2 वीडियोज़ मिलेंगी, एक तो संस्कृतिकरण की और दूसरी मिलेगी आपको डोमिनेंट कास्ट, प्रभुत्व जाति। ये दोनों ही अवधारणाएं एम एन श्रीनिवास की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। संस्कृतिकरण में क्या था? आप लोगों को बताया गया था कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति के जो रीति रिवाज, उनके लाइफ स्टाइल होते हैं, उनके कर्म कांड पद्धतियां जो हैं, जीवन शैलियां, उन सभी को अपनाती है इस विश्वास के साथ कि उनका जो जाति पदक्रम में स्थान है वो पहले से क्या होगा? बेहतर हो सकेगा। और ये जो फॉलो करती है ये कुछ समय के लिए नहीं होता है, बल्कि कई पीढ़ियों तक होता है ना, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। समाज में पृथक निर्जातीय समूहों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को कहते हैं निर्जातीयता, स्व सांस्कृतिक केंद्रीयता, निर्जातीय समूह या फिर अकेंद्रीयतावाद। समाज में पृथक निर्जातीय समूहों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को क्या कहा जाएगा? यहां पर सही क्या होगा? स्व सांस्कृतिक केंद्रीयता, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, किसका तर्क है कि संस्कृति अनिवार्यता मानव आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है? इनमें से किसका यह तर्क है कि संस्कृति अनिवार्यता मानव आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है? रॉबर्ट रेडफील्ड, लिंटन, मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन। बताइए, संस्कृति अनिवार्यता मानव आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है, ये किसका तर्क है?
देखिए मेलानोव्स्की होगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को कई बार बताया गया है मेलानोव्स्की ने मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, जिसमें कि उन्होंने 3 प्रकार बताए थे, 3 प्रकार की आवश्यकताओं की बात की थी, प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता, तृतीयक आवश्यकता, याद आ रहा है। और इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन क्या बताया था, किसे बताया था, संस्कृति को बताया था, कल्चर को बताया था। और इस कल्चर, इस संस्कृति का निर्माण भी व्यक्ति ने अपनी इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है। और संस्कृति किस तरीके से मानव आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए योगदान करती है, कार्य करती है, इसी के संदर्भ में मेलानोव्स्की ने फंक्शन की भी बात की है, प्रकार की भी बात की है। ठीक है, और मेलानोव्स्की व्यक्तिवादी प्रकारवादी कहे जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।